अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद का स्वर प्रकरण आप लोगों ने कल पढ़ा। आज अब सूत्र है न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, अभी कल के पाठ में भी आप लोगों ने सूत्र को पढ़ा ही था। हाँ जी, क्या पदच्छेद विभक्ति करेंगे? न लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश, लोपः प्रथमा का एक वचन, प्रातिपदिक लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश, अंतस्य षष्ठी का एक वचन। अष्टाध्यायी में चिन्ह लगा लीजिए, नहीं तो आप लोग हमेशा न लोपः एक साथ ही करेंगे। न लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश है ना। यहाँ पर मेन बात क्या है कि ना का संबंध जो प्रातिपदिक के साथ लगाना है, ठीक है ना, तो इसलिए ये असमर्थ पद हो जाता है। असमर्थ होने से समास नहीं हो सकता है। और ऐसे ही प्रातिपदिक का भी यहाँ पर जो अंत शब्द है वो पद के साथ समस्त होना है ना। क्यों? यहाँ पर पद की अपेक्षा है, पद की अपेक्षा है तो सापेक्षम असमर्थम भवति। यदि कोई पद किसी की अपेक्षा रख रहा है तो वो असमर्थ हो जाएगा। असमर्थ होने से समास नहीं हो पाता है, क्योंकि समर्था पदविधि सूत्र है, इसलिए सबको अलग अलग कर दिया तो समास नहीं होगा। अर्थ करेंगे प्रातिपदिकस्य पदस्य यह अंत्यः नकारः तस्य लोपो भवति, है ना। प्रातिपदिकस्य पदस्य यह अंत्यः नकारः तस्य लोपो भवति। कहते हैं प्रातिपदिक का भी होना चाहिए और वो पद का भी होना चाहिए। ऐसा जो प्रातिपदिक पद के अंत का जो नकार उसका लोप होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये सब स्थितियां कहाँ पर आएंगी? जहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा भी रहे और पद संज्ञा भी रहे, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो राजा है ना, राजन आगे सु का आपने हंग्यादि लोप कर दिया। अब जो राजन है ये प्रातिपदिक ही है और प्रत्यय लक्षण से पद भी है, तो वो प्रातिपदिक भी होना चाहिए और पद भी होना चाहिए, दोनों बातें हैं यहाँ पर। तो प्रातिपदिक पद के अंत के नकार का लोप हो गया, तो न का लोप होने से क्या हो गया? उसको दीर्घ इत्यादि पहले कर लेंगे तो राजान बना लेंगे। तो राजा राजानव राजाना है ना। राजानव राजाना में तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? प्रातिपदिक का तो अंत है किंतु पद का अंत नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता है। तो राजभ्याम राजभी है ना, यहाँ पर स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा है। राजत्वम राजता, यहाँ पर त्व तर प्रत्यय करेंगे, हो जाएगा। राजतरह राजतमः तरप्तम प्रत्यय करेंगे। तो इन सब में तो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से ही अंतर्वर्तनी भक्ति के परे रहते नहीं। यहाँ पर तो जो आपके तद्धित प्रत्यय हैं उनके ही परे रहते पद संज्ञा होगी और पद संज्ञा होने के बाद नकार का लोप होगा। न ङि संबुद्ध्यो हो, न अव्यपदम ङि संबुद्ध्यो हो सप्तमी का द्विवचन। ङिश्च संबुद्धिश्चेति ङि संबुद्धि तयोः ङि संबुद्ध्यो हो। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है, इसी सूत्र तक आएगी 8 तक। प्रातिपदिकस्य पदस्य है ना, यह अंत्यः नकारः तस्य लोपः न भवति ङि संबुद्धौ च परतः। ङि तथा संबुद्धि के परे रहते प्रातिपदिकांत पद के अंत के नकार का लोप नहीं होता है ना। तो ङि के परे रहते जैसे आर्द्रे चर्मन रोहिते चर्मन, तो ङि तो वैसे क्या है, ङि के परे रहते तो पद संज्ञा होगी नहीं, भा संज्ञा होती है। किंतु क्या हो जाता है कि जहाँ पर सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छया डाड्या या जाल हसे क्या होता है, ङि का लुक हो जाता है, तो वहाँ पर तो प्रत्यय लक्षण से पद संज्ञा हो सकती है ना, मतलब ङि परे माना जा सकता है। इस कारण से यहाँ पर लोप की प्राप्ति थी, इसने निषेध कर दिया कि ङि के परे रहते लोप नहीं होगा और संबुद्धि के परे रहते भी नहीं होगा। इसलिए हे राजन वहाँ पर भी नहीं होगा। हे राजन, हे तक्षण, आर्द्रे चर्मन और रोहिते चर्मन। माधुपधायाश्च मतोर्वो यवादिभ्यः। माधुपधाया मात पंचमी का एक वचन, उपधायाः पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, वह प्रथमा का एक वचन, पंचमी का बहुवचन। फिर से करिए पदच्छेद। पंचमी का एक वचन, उपधायाः पंचमी का एक वचन, च अव्यपदम मतो षष्ठी का एक वचन, वह प्रथमा का एक वचन, अयवादिभ्यः पंचमी का बहुवचन। ठीक,
अब यहाँ पर हम समास करेंगे। मश्च अश्च इति मम तस्मात् मात्। मश्च अमच इति मश्च अश्च इति अम तस्मात् मात्। ठीक है। यव आदिर येषां ते यवादयः न यवादयः अयवादयः तेभ्यः अयवादिभ्यः। अब मात में दो चीजें हैं और उपधाया भी पंचमी है। सूत्र का अर्थ होगा मकारांतात् मकारोपधात, अवर्णांतात् अवर्णोपधात। ठीक है। अब फिर से बोलिए। मकारांतात् मकारोपधात, अवर्णांतात् अवर्णोपधात च प्रातिपदिकात् उत्तरस्य मतोः व इत्ययम् आदेशो भवति अयवादिभ्यः। है ना। यवादिभ्यः उत्तरस्य मतुः मकारस्य वकारादेशो न भविष्यति। तो कहते हैं तो मकारांत और मकारोपद, मकार अंत में हो या मकार उपधा में हो, जैसे क्षामी में था का। इसी प्रकार से अवर्ण अंत में हो अथवा अवर्ण उपधा में हो, उससे परे मतुप के मकार को वकारादेश होता है। सबको उदाहरण देख लीजिए। किमवान शमवान, किम अंतिम में है, किम अस्ति अस्मिति किमवान, शम अस्ति अस्मिति शमवान। मकारोपधात शमीवान दाडिमीवान, शमी अस्ति अस्मिति शमीवान दाडिमीवान। अवर्णांतात् वृक्षः अस्ति अस्मिति वृक्षः अस्ति अस्य इति वृक्षवान, या अस्मिन भी ले सकते हैं, वृक्षवान पर्वतः प्लक्षवान। खट्वावान अवर्ण का है, अकारांत नहीं का, इसलिए अ आ दोनों हो जाएंगे। खट्वावान। अवर्णोपधात में देखिए पयस्वान, यशस्वान, भास्वान। अवर्ण है ना उपधा में। उपधा संज्ञा जानती है किसकी होती है ना, किसकी? अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। ठीक है। अच्छा, मतुप को वकारादेश कहा है, किंतु वही तस्मादित्युत्तरस्य पंचमी से निर्दिष्ट कार्य उत्तर को होंगे, और उत्तर को का हुआ कार्य आदि अल के स्थान पे होगा आदि परस्य से। इसलिए मतुप के मकार को ही वकारादेश होता है, पूरे मतुप को वकारादेश नहीं होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? बाकी सिद्धियां आपने पढ़ी हुई गोमान इत्यादि में कि किस प्रकार से पहले तो संतोष से चार धातु से हम दीर्घ कर लेते हैं, नुमागम करते हैं, फिर संयोगांत लोप करते हैं, फिर नकार लोप करते हैं, तो आपका बनता है गोमान। इसी प्रकार से यवमान इत्यादि शब्द सिद्ध हो जाएंगे। सिद्धियां करने की आवश्यकता नहीं है, पीछे से कई बार आपने की हुई है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, पयस्वान यशस्वान है, तो पयस आगे मतुप। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? स की यदि पयस की पद संज्ञा यदि हो जाती है तो फिर यहाँ पर क्या होता है? सस जो शोरू से रू, फिर विसर्जनी की प्राप्ति होने लगती। इसलिए यहाँ पर क्या होता है? तसौ मत्वर्थे, है ना। मत्वर्थे प्रत्यय परतः तकारांतस्य सकारांतस्य शब्दस्य भ संज्ञा भवति। तकारांत और सकारांत शब्दों की भ संज्ञा होती है। भ संज्ञा होगी तो पद संज्ञा नहीं होगी, तो भ संज्ञा करके यहाँ पर रुत्व इत्यादि नहीं होता है। तो पयस्वान यशस्वान, इसमें ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। झयः पंचमी का एक वचन है ना। झयंतात् उत्तरस्य मतोः व इत्ययम् आदेशो भवति। इस सूत्र में मतोः की भी निवृत्ति आ रही है और वह की भी निवृत्ति आ रही है, जो कि 15 तक जाएगी। मतोः की 16 तक और वह की 15 तक। तो झयंतात् उत्तर से, झयंत शब्द से उत्तर जो मतुप का मकार, उसको वकारादेश होगा। अग्निचित्वान ग्रामः, उदश्वित्वान घोषः, विद्युत्वान बलाहकः, मरुत्वान दृशद्वान। तो झय प्रत्याहार अंत वाले जो भी शब्द होंगे उनसे उत्तर भी मतुप के मकार को वकारादेश होगा। मतुप प्रत्यय तो उसी से होगा, तदस्यास्ति मतुप से है। तो अग्निचित, अग्निम चितवान इति अग्निचित, और अग्निचित अस्ति अस्मिन् ग्रामे इति अग्निचित्वान ग्रामः। ये ऐसा ग्राम है जिसमें अग्नि का चयन किया गया है ना, ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ। अग्नि का चयन करने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। उदश्वित्वान घोषः, घोष मतलब वो रद वगैरह है ना। उदश्वित अस्ति अस्मिन् इति उदश्वित, उदश्वित माने हाँ है ना। तो फिर ऐसा कोई पात्र जिसमें लस्सी, उदश्वित्वान घोष। विद्युत्वान बलाहक, बिजली वाला बलाहक में है ना, विद्युत्वान बलाहक। तो सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है। अब इन सब में भी देखिए, उदश्वित्वान, विद्युत्वान, ये सब तकारांत शब्द हैं, नहीं तो फिर क्या बनता? उदश्वित्वान, विद्युत्वान। तो तसो मतवर्थे से भ्रसंज्ञा हुई, इसलिए यहाँ पर झलाम जशोंते से जश आदेश नहीं होता है। संज्ञायाम सप्तमी का एक वचन करिए।
मतो वह करोति संज्ञायां विषये मतो वह इत्ययम् आदेशो भवति। संज्ञा गम्यमान हो तो मतुप के मकार को वकार आदेश हो जाता है। अब इसमें कुछ आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? क्या वर्णांत वर्णोपद झयंत इनसे मतलब नहीं है, बस वो हो जाएगा। तो उदाहरण क्या बनेगा आपका? अहिवती, कपिवती, ऋषिवती, मुनिवती। इसमें नद्याम मतुप से मतुप प्रत्यय होगा, है ना। अहि अस्ति अस्याम नद्याम इति अहिवती, कपिवती, तो उगित अष्टसिंगिप हो जाएगा। तो अहि आगे वती, फिर एक सूत्र है शरादी नाम च, उससे क्या होता है? दीर्घ होता है। अब तो आप लोग की प्रथमावृत्ति समाप्ति पर है अष्टाध्यायी, पीछे सारे सूत्र आपके पढ़े हुए हैं, इसलिए एक बार उन सूत्रों को प्रथमावृत्ति में निकाल करके अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो शरादी नाम जैसे दीर्घ हो गया, तो अहिवती, कपिवती, ऋषिवती, जो भी पूर्व में अण था उन सबको क्या हो गया? दीर्घ हुआ। तो यहाँ पर दोनों बातें ध्यान रखनी है। एक तो यहाँ पर तदस्यास्ते स्मृति मतुप से मतुप नहीं हुआ, किससे हो रहा है? नद्याम मतुप से हो रहा है। नदी का विशेषण बन रहा है, इसलिए उगित अष्ट से इंगिप होगा और शरादी नाम से दीर्घ होगा। तो सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अवर्णांत अवर्णोपद नहीं है, तो भी हमको मतुप के मकार को वकार आदेश चाहिए। आसंधिवत, अष्ठीवत, चक्रीवत, कक्षीवत, ध्रुवणवत, चर्मणवती, है ना। ये सभी आपके क्या है? लुप्त प्रथमांत निर्दिष्ट पद है। चर्मणवती भी है ना, प्रथमा का एक वचन है। तो आसंधिवत, अष्ठीवत, चक्रीवत, कक्षीवत, रुमणवत, चर्मणवती इत्येतानि, है ना, रूपाणि संज्ञायां विषये निपात्यन्ते। इतने ये शब्द जो है वो संज्ञा विषय में निपातन किए जाते हैं। तो निपातन क्या है ना। तो अलग अलग कुछ कुछ आदेश हैं। मतुप के मकार को वकारादेश तो वैसे भी हो जाता। तो आसंधिवत है ना, यहाँ पर क्या है? आसन शब्द को आसंदी आदेश निपातन है ना। आसनम अस्ति अस्याम है, या फिर अस्ति अस्मिन इति आसंदिवत। तो आसन को आसंदी आदेश हुआ और बाकी मतुप के मकार को वकारादेश तो सूत्र से भी सिद्ध था संज्ञा गम्यमान होने पर, किंतु अब इससे फिर हमने दोनों कार्य कर लिए। संज्ञायाम सूत्र से ही संज्ञा की वृत्ति आ ही रही है, तो उसी सूत्र से ही मतुप के मकार को वकारादेश हो जाता। ये सूत्र की आवश्यकता, निपातन की आवश्यकता किसके लिए है? आदेशों के लिए। तो आसन को आसंदी आदेश हुआ, आसंदीवत। अष्ठीवत, अस्थि शब्द है, अस्थि शब्द से मतुप करेंगे अस्थि, अस्ति अस्य इति अष्ठीवत। तो यहाँ पर अस्थि को अष्ठी आदेश निपातन हो गया, तो क्या बन गया? अष्ठीवत। चक्रीवत, चक्र को चक्री आदेश निपातन हो गया, तो बन गया चक्रीवत, ठीक है। कक्षीवत, कक्षा शब्द को है ना, किसको हो गया? कक्षा शब्द को, तो संप्रसारण निपातन हो गया, या कोई हो गया कक्षी, उस फिर दीर्घ कर लेंगे तो कक्षीवत बन जाएगा। दीर्घ किससे होगा? फिर संप्रसारण करने के बाद हलह से दीर्घ होता है, ठीक है ना, तो कक्षीवत हो गया। रुमणवत में क्या होगा? लवणम अस्ति अस्मिन इति, है ना, लवण शब्द से मतुप प्रत्यय किया, लवण को रुमण आदेश हो गया। लवण को क्या आदेश हो गया? रुमण आदेश हो गया, तो रुमणवत बन गया। देशा का विशेषण बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? रुमणवान देश। इन सब के रूप चलेंगे जिसका भी विशेषण होगा उसके अनुसार, ठीक है ना। अब जैसे आसंदीवान प्रकोष्ठ का प्रयोग कर सकती हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बस आपको पुल्लिंग में ही बनाना है, आप नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तीनों में बना सकते हैं शब्द। और चर्मणवती में क्या होगा? है ना, चर्मण शब्द से आपने मतुप प्रत्यय किया और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा कि चर्मण के नकार का लोप होना चाहिए था। चर्मण के नकार का क्या होना चाहिए था? लोप होना चाहिए था, तो उस लोप का अभाव निपातन हुआ और नकार को नकारादेश भी निपातन से हुआ। तो आसंदीवान ग्राम, ठीक है। और जब संज्ञा गम्यमान्य होगा तब आसनवान बनेगा, तब क्या बनेगा? आसनवान। इसी प्रकार से अष्ठीवान और अस्थिमान, चक्रीवान राजा और वैसे चक्रवान, ठीक है ना। कक्षीवान नाम का कोई ऋषि है, ठीक है ना, और वैसे बनेगा कक्ष्यावान। रुमणवान पर्वत विशेष की संज्ञा है, वैसे लवणवान। चर्मणवती नाम की नदी है, वैसे चर्मवती। तो संज्ञा गम्यमान होने पर ये कार्य होंगे, ठीक है।
उदन्वान उदधौ च, उदन्वान प्रथमा का एक वचन, उदधौ सप्तमी का एक वचन च। उदन्वान इति निपात्यते उदधौ अभिधेये। मतलब उदधौ अर्थ है संज्ञाया विषय। उदक शब्दस्य उदन भाव है ना। उदकम अस्ति अस्मिन्, उदकम अस्ति अस्मिन् इति उदन्वान। एक तो ऋषि की संज्ञा हो गई, उदन्वान नाम ऋषि ही, और उदधि में हो गया उदन्वान उदधि ही। उदधि मतलब समुद्र। हाँ, तो जब उदधि कही जाएगी तो भी उदन्वान बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, उदक शब्द को उदन आदेश हो गया। संज्ञा गम्यमान होने से मतुप के मकार को वकारादेश सिद्ध था। अवर्णांत होने के कारण से भी मतुप के मकार को वकारादेश सिद्ध था। निपातन किस लिए है, उदक को उदन आदेश करने के लिए। तो उदन्वान ऋषि ही, उदन्वान समुद्र। ठीक है, आगे चले। राजन्वान सौराज्य, राजन्वान सौराज्य, सुराजस्य भाव कर्मवा इति सौराज्यम। शोभनः राजा यस्मिन् देशे स सुराजा, और फिर तस्य कर्म इति सौराज्यम। अच्छा राजा जिस देश में वो गया सुराजा। तो वही गुणवचन ब्राह्मणा दिव्य कर्मणि से शय प्रत्यय होगा। अर्थ करेंगे राजन्वान इति निपात्यते सौराज्य गम्य माने, है ना। राजन्वान निपातन है। क्या निपातन हो सकता है बताओ राजन्वान में? नकार के लोप का अभाव, नहीं तो मतुप के पहले राजन की पद संज्ञा, नलोप प्रातिपदिक आतस्य से लोप की प्राप्ति थी, इसलिए नहीं होगा। तो राजन्वान देशः, राजनवती पृथ्वी। ठीक है, और अन्यथा राजवान बनेगा। छंदसीरः, छंदसी सप्तमी का एक वचन। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा, या तो आप ऐसा कर लीजिए कि राजन्वान में नकार के लोप का भाव निपातन करिए, या फिर यहाँ पर नुट आगम निपातन से करिए। तो लोप कर देंगे और नुट आगम कर देंगे तो भी राजन्वान ही बनेगा। आगे छंदसीरः, छंदसी सप्तमी का एक वचन, इरः पंचमी का एक वचन। इश्च रश्च इति इर तस्मात् इरः। इस सूत्र को ध्यान में रखिएगा, है ना। सुनने में लगता है कि छंदसीरः छंद वेद विषय में र प्रत्यय होता होगा, ऐसा नहीं है। इवर्णान्तात् रेफान्ताच्च उत्तरस्य, इवर्णान्तात् रेफान्ताच्च उत्तरस्य मतोः वकारादेशो भवति छंदसी विषये। कहते हैं वेद विषय में इवर्णांत से परे मतुप के मकार को और रेफांत से परे मतुप के वकार को, मतुप के मकार को वकारादेश होता है। उदाहरण है इवर्णांत का है त्रिवती याज्ञानुवाक्या भवति। याज्ञा और अनुवाक्या है ना त्रिवती होती हैं, मतलब उनको 3 बार पढ़ा जाता है। और इवर्णांत से देखो, इवर्ण का है ना, तो त्रि इवर्णांत था, उससे मतलब क्या आपने त्रिवती बन गया। हरिवह है ना, हरि अस्ति अस्मिन् इति हरिवन, पहले हरिवन बनाएंगे। ये हरिवो मेदिनम की सिद्धि जो होती है वो भी आपको बताते हैं, पर पहले आपका जो उदाहरण है वो क्या है, हरि इवर्णांत है, उससे उत्तर मतुब के मकार को वकारादेश हो गया, तो क्या बन गया, हरिवन बना। ठीक है, आगे इसकी थोड़ी सी सिद्धि देख लीजिए, हालांकि अभी आगे आने वाला है। तो हरिवन आगे मेदिनम है। ठीक है, यहाँ पर हरिवन के नकार को मतु व सोरु संबुद्धो छंदसी से क्या होता है, रू आदेश हो जाता है। तो हरिव आगे रू, फिर हर्षि जैसे रू को उत्व होता है, हरिव उ, फिर आगुणा से गुण हो जाता है, क्या बन जाएगा, हरिवो। आया समझ में? इसी प्रकार है आपका अधिपतिवती जुहोती। पति शब्द है, ये वर्णांत है, उससे उत्तर हो गया अधिपतिवती जुहोती। आरेवाने तु माँ विशत, आरेवान। ठीक है, तो आरेवान कैसे बनेगा आपका, रई शब्द है, शब्द क्या आपका रई, फिर उससे क्या होता है रई, शब्द क्या है आपका रई। रई को मतुब किया आपने, फिर एक वार्तिक है रयेर मतौ बहुलम, रयेर मतौ बहुलम। रई शब्द को मतुब के रहते बहुल करके संप्रसारण होगा, तो या को ई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा रई, है ना। पहले मूल शब्द था, मतलब शब्द आपका रई है ना, रई अस्ति अस्मिन्, ऐसा विग्रह किया आपने।
आगे मतुप के मकान को वकार आदेश करेंगे ही। मतुप के प्रत्यय या तो संप्रसारण होगा तो क्या बनेगा र ई आगे ई, है ना। ठीक है, फिर यहाँ संप्रसारण अच्छे से पूर्व रूप एक आदेश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा र ई। ठीक है, और मतुप का आपका क्या है वाह। फिर इस बाद फिर क्या लग जाएगा आद गुणा से गुण हो जाएगा। आद गुणा से क्या हो जाएगा इसको गुण हो जाएगा, क्या बन जाएगा मतुप का भाई रेवन, क्या बना दीर्घ होगा ही रेवान बन जाएगा। आरेवान हेतु माँ विशत। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से रेफांत क्या आपके गीरवान, धूरवान, आशीर्वान, ये सब रेफांत शब्द हैं। तो इन सब से आपने मतुप प्रत्यय किया। धू की सिद्धि आपको मालूम ही है, पूरा धवश्चैषाम, है ना, उससे बन जाता है। तो धू हो, गी ही, आशी की सिद्धि कैसे होती है जी बताइए। ये बनता आपका ग्रीनीकरण धातु से बनता संपदा दिव्या क्विप, ये वार्तिक लगती है, इससे क्विप होगा। फिर क्या हो जाएगा इत्व हो जाएगा तो गिर बनेगा। हलीचा से दीर्घ हो जाएगा, क्या बन जाएगा गी ही बनेगा, नहीं बनेगा, कैसे बनाओगे। ग्रीनीकरण धातु है आगे क्विप, है ना। फिर कित के मतलब गुण इत्यादि तो होगा नहीं, फिर तो यहाँ पर आप पहले दीर्घ कर लोगे, नहीं धातु ही दीर्घ है, ग्रीनीकरण है, रीटा धातु से इत्व हो गया, क्या बन गया गिर। उस वक्त फिर क्या हो जाएगा रो रूप है दीर्घ है, कैसे दीर्घ हो जाएगा, क्या बन जाएगा गीर। गीर आगे मतुप, रेफान से परे मतुप के मकार को वकार आदेश हो जाएगा, क्या बन जाएगा गीरवान। आशी कैसे बनता है आशीष है ना। शब्द आंग पूर्वक शास्त्र धातु से क्विप प्रत्यय होगा। फिर उसके बाद शासः इत्वे आशासः त्व उपसंख्यानम, इससे क्या होता है शास को इत्व होगा। आंग पूर्वक शास धातु से क्विप प्रत्यय के परे रहते भी इत्व हो जाता है। शास से दंगलो सूत्र है, उससे इत्व होता है। तो यहाँ पर तो न हल परे है न अंग है, तो इसलिए यहाँ पर ये वार्तिक लगती है कि आंग पूर्वक शास धातु को इत्व होता है, तो आशीष बन गया। उस वक्त फिर तो ऋतु विसर्जन इत्यादि करके आपका आशीर बनेगा। फिर दीर्घ उसी से हो जाएगा, रो रूप है दीर्घ ही कह से, तो क्या बन जाएगा आशीर। आगे मतुप के मकार को बकारादेश, क्या बन गया आशीर्वान बन जाएगा। तो धूर्वान, गीरवान, आशीर्वान ये रेफान के बन गए। ये वर्णांत के बहुत सारे आपको उदाहरण दे दिए, त्रिवती, हरिवह, अधिपतिवती, आरेवान, है ना, सरस्वतीवान, भारतीवान, सब बन जाएंगे वर्णांत में, सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुआ। इसी प्रकरण का एक सूत्र और है अनोनुट। अनः पंचमी के नुट प्रथमा का एक वचन। छंदसी की वृत्ति आ रही है 17 तक और मतो तो आ ही रहा है। छंदसी विषये अनंताद उत्तरस्य मतोः नुट आगमो भवति। वेद विषय में अनंत शब्द से परे, अनंत मतलब अनंत वाला, है ना, उससे परे मतों को नुट आगम हो जाता है। जैसे अक्षणवन्तः, अब इन सब में क्या होगा अक्षणवन्तः, कर्णवन्तः, सखायः, है ना। अक्षण आगे मतुप आया, ठीक है, अवर्णोपद होने के कारण से मतुप के मकार को वकार आदेश होगा ही होगा। किंतु अब इसके प्रति इसकी पद संज्ञा है तो नकार का तो लोप होना है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे पहले नुटागम करेंगे। क्या करेंगे नुटागम करेंगे। अब इसके प्रति नकार का लोप कर देंगे तो क्या बन जाएगा अक्षण, यहाँ पर नक तो हो ही जाएगा तो बन जाएगा अक्षणवान, अक्षणवन्तौ, अक्षणवन्तः, तो अक्षणवन्तः। और इसी प्रकार से नहीं कर्णवन्तः, तो इसका उदाहरण बनेगा कर्णवान, तो अपना सीधा सीधा है वो, तो उसमें मंत्र में इसलिए हमने बोल दिया था आपको अक्षणवन्तः, कर्णवन्तः, सखायः। ऐसे ही अक्षणवता लांगलेन, अस्थनवंतम यदनस्था बिभर्ति, तो अस्थनवंतम में क्या है अस्थि शब्द है उसके बाद फिर क्या हो जाएगा अनंग आदेश होगा, अस्थन बनेगा। अब यहाँ पर भी हम नुटागम कर लेंगे। तो इसकी आवश्यकता क्यों है आपको पता है? आवश्यकता के लिए इसीलिए है ताकि इधर नुटागम हो तो उधर नकार का लोप प्राप्त होता है, पर हमें नकार चाहिए, तो इसलिए अक्षणवता, अस्थनवंतम, शीर्षणवती, है ना। शीर्षणवती कैसे बनेगा? शीर्ष छंदसी से शीर्षण आदेश हो जाता है, तो शीर्षणवती, है ना। मूर्धनवती, तो जितने भी अन अंत वाले शब्द हैं उनसे यदि आप मतुप प्रत्यय करेंगे तो नुट आगम करेंगे।
और नुट आगम के पर आपका जो शब्द बन गया उसके बाद फिर इधर क्या कर लेंगे, पद संज्ञा होगी तो इसमें नलोपा प्रातिपदिकांत से नकार का आप लोप कर देंगे तो सर्वत्र बन जाएगा। और स्त्रीलिंग होने से इंगित होगा मूर्धन्वती, जहाँ आपको स्त्रीलिंग करना वहाँ पे उगित अष्ट से इंगित करेंगे, जहाँ नहीं करना वहाँ न करना। नाथ घस्य, नाथ पंचमी का एक वचन, घस्य षष्ठी का एक वचन। नकारांतात् उत्तरस्य घ संज्ञकस्य छंदस्य विषये नुट आगमो भवति, है ना, नुट की अनुवृत्ति आएगी, इसी सूत्र तक जाएगी। नकारांत से उत्तर घ संज्ञक उसको प्रत्ययों को नुट आगम होगा। घ संज्ञा वही तरप तमक, सुपथिन तरह दस्युहंतमम, तो सुपथिन यहाँ पर भी पथिन शब्द आपका है ना, तो यहाँ पर हो गया दस्यु हा दस्युहन, मूल शब्द तो क्या आपका दस्युहन, आगे तमक प्रत्यय किया आपने तो दस्युहन तमम, तो तरप और तमक को भी नुट आगम हो जाएगा। और नुट आगम होने के बाद जो पहले का शब्द आपका नकार है उसका क्या हो जाएगा, न लोप प्रातिपदिकांत से लोप हो जाएगा। तो दस्युम हतवान इति दस्युहन बनाया आपने और उससे फिर होकर के ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रकरण आपका समाप्त हुआ मतुप के मकार को वकारादेश का, और फिर मतुप के अंतर्गत ही नुट आगम का था, फिर नुट आगम का एक सूत्र और आ गया नादघस्य। तो इस प्रकार से इस प्रकरण को समाप्त करके आज का पाठ यहीं पर ही समाप्त करेंगे।